प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए विशेष रूप से प्री बीएसटीसी के लिए जो आपके 4 पार्ट है उनमें से पहला पार्ट जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, उस मेंटल एबिलिटी में 50% आते हैं। 50% किन किन भागों से आते हैं उससे संबंधित चर्चा करेंगे और उसके कुछ प्रश्न हल करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न मानसिक योग्यता में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा है कि ये जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आपके प्री बीएसटीसी में तो आते ही हैं, इसके साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। जैसे पटवारी की परीक्षा है, जैसे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, इनके लिए भी ये प्रश्न और ये जो आपके हल होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। तो बीएसटीसी के साथ साथ जो पटवारी और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, जो आपके जो आपका शिक्षा विभाग की जो पंजीयन विभाग है उसने जो सिलेबस तय किया है उसमें आपके मेंटल एबिलिटी के 6 पार्ट उन्होंने दिए। मेंटल एबिलिटी के 6 पार्ट दिए हैं। उन्हें पहला पार्ट है रीजनिंग, तार्किक। दूसरा पार्ट है एनालॉजी, समानता और समरूपता। तीसरा पार्ट है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण यानी अलग छांटना। चौथा पार्ट है रिलेशनशिप, संबंध। पांचवा पार्ट है एनालिसिस, विश्लेषण करना। और छठा पार्ट है लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन। तो ये 6 पार्ट आपके मानसिक योग्यता के प्रश्नों में रहेंगे और कुल आपके जो 50 प्रश्न आते हैं वो इन 6 पार्टों में से आएंगे। और 150 अंक का, 150 अंक का ये मानसिक योग्यता का आपका भाग होगा। तो ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप अच्छी तरह से और मन लगा करके ढंग से पढ़ेंगे तो इससे मानसिक योग्यता के पार्ट में आप 150 में से 150 अंक हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा संक्रियाओं से संबंधित जानकारी, बेसिक गणित की जानकारी थोड़ी आवश्यक है। तो मैं यहाँ आपको रीजनिंग यानी जो पहला मानसिक योग्यता का पहला पार्ट है रीजनिंग, उस रीजनिंग के शुरुआत कर रहा हूँ। रीजनिंग से, रीजनिंग में भी श्रृंखला सीरीज से शुरुआत कर रहा हूँ। श्रृंखला में काफी सभी परीक्षाओं में आपके पटवारी है, ग्राम सेवक है, आपके पुलिस है, आपका रेलवे है, यहाँ तक कि आपका लेक्चरर और सभी परीक्षाओं के आरएस परीक्षाओं में भी इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न जो श्रृंखला संबंधी होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैंकिंग एग्जाम में भी ये श्रृंखला के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनसे संबंधित मैं आपको जानकारी कराऊंगा। तो श्रृंखला में भी 3 तरह की श्रृंखलाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अंकों की श्रृंखला जो संख्या पर आधारित होती है, दूसरी अक्षरों की श्रृंखला एबीसीडी पर आधारित श्रृंखला होती है, और तीसरी मिश्रित श्रृंखला होती है जिसमें अंक भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। तो इस प्रकार की श्रृंखलाएं हैं। तो सबसे पहले अंकों की श्रृंखला की हम यहाँ चर्चा करते हैं। अंकों की श्रृंखला में कैसे होती है, जैसे पहला प्रश्न है, ये देखो प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो अगला अंक बताना है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। सभी प्रकार की श्रृंखलाओं को हल करते समय आप पहले और दूसरे अंक, दूसरे तीसरे चौथे, चौथे 5 इन अंकों के बीच का अंतर देखिए या इन संख्याओं पर गौर से ध्यान दीजिए। जैसे आपका यह अंतर कितना है, 1 से 3 2 का अंतर है, 3 से 5 2 का अंतर है, 5 से 7 2 का अंतर है, 7 से 9 2 का अंतर है। यानी सब में +2 बढ़ रहा है, 2 अधिक हो रहा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो अगली विषम संख्या क्या होगी,
पहली 1 है, दूसरी 3 है, 5 है, 7 है, 9, अगली विषम संख्या क्या होगी 11। तो इस श्रृंखला का आपका उत्तर क्या हो जाएगा 11। और ऐसे भी आपको 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें भी आप अंतर देखिए, 2 और 4 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर है, 8 और 10 में 2 का अंतर, एंड 2 बढ़ रहे, 2 से 4 प्लस 2 हो गए, 2 से 6 प्लस 2 हो गए। या इसको ऐसे दे सकते हैं कि सम संख्या, 2 सम संख्या है, अगली 4 है, फिर अगला 6 है, फिर अगला 8 है, फिर अगला 10 है, और अगली सम संख्या क्या होगी 12। तो ये आपका उत्तर 12 हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 2, 3, 5, 7। अब अंतर से देखिए अंतर कितना है 1, अगले में अंतर कितना है, अगले में अंतर 2, उससे अगले में भी अंतर 2। तो ये 1, 2, 2 इस प्रकार से ये श्रृंखला अंतर से समझ में नहीं आ रही। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है। तो आप ये देखेंगे कि 2 पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य 3 है, तीसरी अभाज्य 5 है, उसके बाद अगली अभाज्य 7 है, और 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आपको पता है अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। और इसके अगला संख्या जैसे और 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या है वो विषम होती है। तो विषम होती है तो 7 से अगली विषम क्या होगी 9। लेकिन 9 में तो आपके 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसके अगली 11 में किसी संख्या का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो ये आपका उत्तर क्या होगा 11। अगला अंक क्या आएगा 11 आएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 4, 6, 8, 9। इसमें ध्यान देखिए, यहाँ अंतर निकालोगे तो अंतर कितना होगा 2 का अंतर होगा, अगले में 2 का अंतर होगा, अगले में 1 का अंतर होगा। इस प्रकार के अंतर वाला बैठ नहीं रहा है। तो वापस इसको ध्यान से देखिए, वापस ध्यान से देखेंगे कि 4 क्या है, 4 संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। आपको संख्या पद्धति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जा सकता है, तो वह सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। उसके बाद में अगली संयुक्त संख्या 6 है, 6 के बाद में अगली संयुक्त संख्या 8 है, 8 के बाद में अगली संयुक्त संख्या 9 है, और 9 के बाद में अगली संयुक्त संख्या 10 है। तो ये यहाँ उत्तर आएगा आपका 10। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न श्रृंखला पहला 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। इसको आगे आपको अंतर के हिसाब से देखेंगे। यहाँ अंतर कितना आएगा 3, फिर अंतर देखेंगे तो फिर अंतर आएगा 5, फिर अंतर देखेंगे तो फिर अंतर आएगा आपका 7। तो ये अंतर के हिसाब से इसको हल करोगे तो अगले में अंतर आएगा 9। तो यहाँ तो ये हो जाएगा, लेकिन इसको एक दूसरा और इसका हो सकता है कि एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक का वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग 1 होता है। 2, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या। 2 का वर्ग क्या होता है 4। 9 का वर्ग क्या होता है 9 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 4 का वर्ग क्या है 16। तो इस प्रकार ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अगली संख्या क्या होगी 5 का वर्ग होगी, और 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो यहाँ आपका उत्तर आएगा 25। समझ रहे हैं? ये श्रृंखला में इस प्रकार के कुछ इनके आधार हो सकते हैं इसको हल करने के, जिसमें संख्या पद्धति काम आती है, आपके ये वर्ग और घन भी काम आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो 1,
1 से 8, 8 से 27, ये क्या है? ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या है। एक किसका घन है? एक घन है 1 का। 8 2 का घन है। 27 3 का घन है। अगला क्या होगा? 4 का घन। 4 का घन कितना होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4। घन का मतलब समझे आप? घन का मतलब होता है 3 बार गुणा। 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो इसका घन क्या आ जाएगा? 4 का घन 64। तो ये आपको उत्तर क्या होगा? 64 होगा। समझ रहे? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो इनमें अंतर देखिए। 3 से 6 में अंतर कितना है? 3 का। 6 से 9 में अंतर कितने का है? 3 का। 9 से 12 में अंतर कितने का है? 3। ये सभी 3 के गुणज है। 3 3 3 6, 3 3 9, 4 3 12 और अगला 3 और जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी ये 3 का पहाड़ा है। 3 का पहाड़ा है, यानी सब में 3 3 में जुड़ते जा रहे हैं। तो 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 15। तो ये आपका उत्तर क्या आ गया? 15 आ गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 1 से 5 अंतर कितने का है? 4। 5 से 9 अंतर कितने का है? 4। 9 से 13 अंतर कितने का? 4। यानी 4 का अंतर है। तो अगले में भी 4 जोड़ दीजिए। 13 और 4 कितने होंगे? 17। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 17। समझ रहे? इस प्रकार से आप कुछ श्रृंखलाओं में आपके संख्या पद्धति काम आ सकती है और कुछ श्रृंखलाओं में संख्या पद्धति वाले और वर्ग घनमूल वाले आप इनको अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए। बाकी सब में इस प्रकार के अंतर निकाल के हल होते हैं। अगला प्रश्न है 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 16। देखो 2 से 4 कितना अंतर हो गया? 2 का अंतर। 4 से 7 कितना अंतर हो गया? 3 का अंतर। 7 से 11 4 का अंतर और 11 से 16 5 का अंतर। यानी अंतर बढ़ता जा रहा है। 2 3 4 5। तो अगले में अंतर कितने होगा? 6 अधिक होगा। 2 से 4 2 अधिक है, फिर 3 अधिक है, फिर 4 अधिक है, फिर 5 अधिक है, फिर 6 अधिक है। तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 16 और 6 22। तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 22। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 3 5 8 13 और 25। अब इसका अंतर देखिए। 3 और 5 का अंतर कितने का है? 2 का है। 5 और 8 का अंतर कितने का है? 3 का। 8 और 13 का अंतर कितने का है? 8 और 13 5 का अंतर। 13 और आपके 20 के अंतर कितने का है? 7 का अंतर। अब इस अंतर को देखिए। अंतर क्या है? 2 3 5 7। ये सभी अभाज्य संख्याओं का अंतर है। इसका अंतर है अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या 3 5 7। 7 के बाद में अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। अगले में क्या होगा? 11 जुड़ जाएगा 20 में। 20 में 11 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 31। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 प्रश्न मैंने हल करवाए हैं। 2 प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं। 2 प्रश्न आपको हल करना है। ये आपको हल करने के लिए दे रहा हूं। तो आपको हल करके और इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में भेजने हैं और मैं देखूंगा कि आप इस श्रृंखला के प्रश्नों को कितना समझ पाए हैं। ठीक है? तो ये 11 प्रश्न है। उसमें 1 2 6 15 31 ये श्रृंखला है। तो इसको आप कॉपी में नोट करके और फिर हल करिए। 12 प्रश्न है 0 1 9 36 ये श्रृंखला है। इस श्रृंखला को हल कीजिए। ठीक है? ये हल करके आप कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर भेजिए। उसके बाद में मैं देखूंगा कि आप कितनी समझ पाए हैं श्रृंखला के। और भी मैं जो अक्षरों की श्रृंखला है उसको भी समझाऊंगा और अंकों की श्रृंखला के और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी कराऊंगा। लेकिन आप इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो आधार है वो समझ लीजिए। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति श्रृंखला का आधार है। संख्या पद्धति को समझिए। संख्या पद्धति में आपको
मैं एक संख्या पद्धति का मेरा वीडियो है, वो इसके डिस्क्रिप्शन में साथ में डाल दूंगा, तो वो उसको समझ लीजिए। अब देखिए आपका संख्याएं सबसे पहले प्राकृत संख्या को सब जानते हैं कि प्रकृति में जो भी हम गिनती होती है वो प्राकृत संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5 यानी अनंत। इस प्रकार की संख्या है वो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में भी हमने अलग अलग बांट दिया है। विषम संख्या एक प्रकार की प्राकृत संख्या है जिसमें जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है। 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है वो सभी संख्याएं सम संख्या होती है। 2 4 6 8 10 ये सम संख्या है, ठीक है। फिर एक दूसरा विभाजन होता है प्राकृत संख्या का, वो अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या का। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो आपके अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 3 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्या होती है। संयुक्त संख्या है जिसमें स्वयं का और अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है तो संयुक्त संख्या होती है। संयुक्त संख्याओं में सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। 4 फिर 6 8 9 10 12 जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है वो संयुक्त संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? आपकी जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के साथ में 0 और जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? ये तो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या ये सभी प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन इनके साथ में पूर्ण संख्या के साथ में माइनस की अंक जोड़ दी जाए तो वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यानी इसमें पूर्ण संख्याओं के साथ में -1 -2 -3 ये सब जोड़ दूं तो ये सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। इसके अलावा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं पर Q 0 नहीं होता है, वो परिमेय संख्या होती है। और अन्य जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं जो वर्ल्ड में जैसी भी जितनी भी संख्याएं बनती है वो सभी वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्या। अब आपको एक श्रृंखला हल करने के लिए 1 से 30 तक के वर्ग और वर्गमूल को पता होना चाहिए। 1 से 10 के घन और घनमूल का पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ 1 से 30 तक के वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल लिखा देता हूं, आप इनको याद कर लेना, ये जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम में, मेंटल एबिलिटी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखना। आप 20 तक के पढ़े भी कंठस्थ रखिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गणित और मेंटल एबिलिटी में। तो मैं यहाँ वर्ग लिखा रहा हूँ, वर्ग और इसका वर्गमूल। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 6 36। 7 का वर्ग 7 49। 8 का वर्ग 8 64। 9 का वर्ग 9 81। 10 का वर्ग 100। 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। और 19 का वर्ग 361। और 20 का वर्ग 4। तो ये 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए। उल्टे इसके वर्गमूल है। 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 है, 3 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 है, और 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है, 36 का वर्गमूल 6 है, 49 का वर्गमूल 7 है, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 125 का 15,
256 का 16, 289 का 17, 324 का 18, 361 का 19 और 400 का 20। ये वर्गमूल हो गए। अब मैं घन निकाल लेता हूं। घन, एक का घन एक को 3 बार गुणा करेंगे एक ही आएगा। 2 का घन 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा। 3 का घन 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 होगा। 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। 5 का घन 125 होता है। 6 का घन 216 होता है। 7 का घन 343 होता है। 8 का घन 512 होता है। 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000। तो ये वर्ग और घन आप सब याद कर लेना। अगले क्लास में हम इससे थोड़ी जटिल और सामान्य श्रृंखला भी लेंगे और इन 2 प्रश्नों को आप हल करना और इनको घन और वर्ग को याद करना। प्राकृतिक ये संख्या पद्धति है, इसको भी आप याद करना। ठीक है, धन्यवाद।